हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। आपका आज का मैथ का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पार्ट 1 है। आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से टॉप तक पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल नोट कॉपी लेके बैठिए और सब नोट करिए, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप ये टेट, सी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं, इसमें अभी आपको परिभाषाएं दी गई हैं और उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। अगले वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो दिए जाएंगे। तो देखते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अंकगणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। इन्हीं 10 अंकों के द्वारा हमारे पूरे जो है अंक बनते हैं, निर्माण होता है। अगला है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं वे अंक जो वस्तु के गिनने के काम आते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें आपका 0 ऐड नहीं होगा। 1 से लेके बाकी की जितनी आगे की संख्याएं होती हैं वो आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाएगी तो आप 1000, 2000, 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 50,000 कितनी भी निकाल लीजिए, तो ये बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। अगला है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जो ऊपर पढ़ा है प्राकृतिक संख्या 1 से लेके, यदि इसमें 0 को और ऐड कर दे 0, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी फिर कहलाएंगी पूर्ण संख्या। नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है और पूर्ण संख्या सबसे छोटी होगी 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। अगला है सम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 2, 4, 6, 12, 14, 18, 20। अगर आप जो कोई भी संख्या लीजिए, 22 लेते हैं, तो 22 में यदि आप 2 का भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा चला जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। फिर सम के जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। तो अभी ये एक पॉइंट था यहाँ कि यदि इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या कहलाती है। यदि इसके स्थान पर 1, 3, 5, 7 आ जाए, जैसे ये लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, तो आपकी वो कहलाएगी विषम संख्या। अगर आपने कोई संख्या ले ली, 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या है, 1018 ले लिया। अब आपसे पूछा है ये सम संख्या है विषम संख्या, तो आप इकाई का अंक देख लेंगे क्या है, 8 है। तो हमने कहा कि इकाई के अंक के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ 8 है तो ये कहलाएगी आपकी सम संख्या। इसी प्रकार से आगे है विषम संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं। अब भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, तीनों एक ही नाम है। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाए, किसी दूसरी संख्या से भाजित हो जाए, तो वो कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। जैसे आप ले लीजिए 12, तो 12 में आप 1 का भाग देंगे और 12 का देंगे, दोनों चला जाएगा। इसके अलावा आपको 2 का भी भाग चला जाएगा, आपका 3 का भी भाग चला जाएगा, आपको 6 का भी भाग चला जाएगा, तो ये आपकी कहलाएगी भाज्य संख्या। इसके जस्ट उल्टा होगा अभाज्य संख्या। इसी को कहते हैं हम असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या। कई बार पूछ दिया जाता है ऋण संख्या किसे कहते हैं, बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं, यानी 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या। जैसे ये उदाहरण दिए हैं 2, 5, 7, 11, 19, 17। आप इनमें से किसी भी संख्या में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, कुछ में कुछ शेष जरूर बचेगा। आप 19 में भाग देंगे, जैसे 19 ले लीजिए उदाहरण, 19 में आपने 2 का भाग दिया तो 9 बार जाएगा, 2 9 18, तो 1 शेष बच गया। तो वैसी संख्या जिसमें कुछ ना कुछ शेष जरूर बचे, 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से बिल्कुल पूर्णतः विभाजित न हो। इसके बाद है एक पूछ दिया जाता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला जुड़वां अभाज्य। तो जुड़वां अभाज्य क्या होता है? तो जुड़वां अभाज्य यानी कि अभाज्य तो आएगा ही आएगा, और जुड़वां अभाज्य पूछ ले तो वैसी अभाज्य संख्याएं
वैसी आवाज संख्या जिन दो आवाज संख्याओं के बीच में अंतर 2 का हो। जिन दो आवाज संख्याओं के बीच में अंतर 2 हो वो कहलाती हैं आपकी जुड़वा आवाज। जैसे उदाहरण देखिए, आपका 3 5, तो 3 5 दोनों ही आवाज संख्या है, दोनों में अंतर 2 का है। 3 5 में से 3 घटा दीजिए तो आपको 2 का अंतर हो जाएगा। 7 11, आप दीजिए दोनों ही आवाज संख्या है और साथ में इनमें 2 का अंतर है, तो ये आपकी 7 और 11 कहलाएंगी जुड़वा आवाज। इसी प्रकार से है सह आवाज या असह आवाज। सह आवाज या असह आवाज, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह आवाज कहलाती हैं। जैसे 4 5 5 7 4 9। नोट, प्रत्येक जुड़वा आवाज सह आवाज होगी, लेकिन प्रत्येक सह आवाज जुड़वा आवाज नहीं होगी। ये पॉइंट नोट कर लेना। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सह आवाज होती हैं। अगला है संपूर्ण संख्या। आपको ऊपर पढ़ाया था पूर्ण संख्या और ये संपूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। पूर्ण संख्या वो कहलाती है जब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये काउंट की जाती है तो आपकी कहलाती है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और जोड़ ऐड कर दिया जाता है तो कहलाती हैं पूर्ण संख्या है। लेकिन संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तों का योग संख्या मान से 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे संख्या मान से 2 गुना हो, जैसे अब यहाँ पर दिया 6 और 28 दो ही ऐसी संख्याएं हैं जो 1 और 100 के बीच में आती हैं। यानी आपसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ओनली 2। कैसे? उदाहरण देखिए, 6 के अपवर्तों का योग, अपवर्तक मतलब जैसे भाग चला जाए। अब 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का, 3 का और 6 का। अब इनको जोड़ दीजिए जो इसके अपवर्तक है, इनको जोड़ा तो इनका योग आ गया आपका 12। अब देखिए ये 6 और ये 12, जस्ट जो अंक था 6 उसका 2 गुना हो गया आपका 12। तो आपका ये कहलाएगा जो है संपूर्ण संख्या। एक और ये आपकी 28 जब आप देखेंगे तो इसके अपवर्तक निकालेंगे तो 1 2 4 7 14 और 28 का भाग चला जाएगा। अब इसका योग कीजिए तो हो जाएगा 56। अब इस 56 को आप देखिए, ये 28 का जस्ट 2 गुना है, तो ये हम कहेंगे अंक का 2 गुना। परिभाषा में क्या लिखा? अपवर्तों का योग संख्या मान से 2 गुना हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो संपूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए। इसके बाद है रामानुजन संख्या। 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। वैसी छोटी संख्या जिसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में विभिन्न 2 तरीकों से लिखा जा सकता है रामानुजन संख्या कहलाती है। उदाहरण देखिए, ये लिखा है आपका 1729। अब 1729 में आप क्या करेंगे? 10 का घन और प्लस 9 का घन निकालेंगे, घन यानी कि क्यूब। अब 10 का घन निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 1000 और 9 का घन निकालेंगे तो 27। अब 1000 में आप 27 जोड़ेंगे तो आप 9 का घन हो जाएगा 729। 9 का घन 729 और 10 का घन हो जाएगा आपका 1000। 1000 में आप 729 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1729। तो यही कह रहा है कि जब एक संख्या को 2 विभिन्न घनों के रूप में लिखा जा सके तो वो कहलाती है रामानुजन संख्या। तो 1729 में आपको 10 के घन प्लस 9 के घन के रूप में लिख सकते हैं। एक इसी को और देखिए अच्छे से, 1729 को लिख सकते हैं हम 12 का घन और प्लस 1 का घन। अब 12 का घन आप जब निकालेंगे और 1 का घन जब आप निकालेंगे और इनको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 1729। तो आपको 1729 कहलाएगी रामानुजन संख्या। ऑब्जेक्ट दे देता है, आपका प्रश्न दे देता है कि रामानुजन संख्या निम्न में से कौन सी है। 4 विकल्प दे देगा, तो जहाँ आपका 1729 लिखा होगा या कोई ऐसी संख्या लिखी होगी जो इसमें 2 घनों का योग किया जाए तो वो योग आना चाहिए उस संख्या का। अगला है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, लेकिन Q का मान, यहाँ लिख लेना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0, ऐसे लिख सकते हैं हम, Q इज नॉट इक्वल 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों ही पूर्णांक हों तो वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। उदाहरण देखिए, जैसे 6/7, अब ये आपकी P/Q के रूप में है तो ये आपकी कहलाएगी परिमेय संख्या। अब आपसे पूछा जाए जैसे 6, तो क्या 6 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में 1 है। किसी भी संख्या के बट्टे में जब कोई अंक ना हो तो 1 जरूर होता है, इसीलिए सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब
आपका अंडर रूट 4 ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 4 का जब निकालेंगे आप वर्गमूल तो 2 निकल के आएगा। तो अंडर रूट में भी जो संख्याएं होती हैं वो सभी जो है आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या जीरो परमेय संख्या है? हाँ, हमने यहाँ पढ़ा है क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब कोई संख्या बटे में हो तो उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि ओनली जीरो लिखा है तो उसके बटे में कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा, इसलिए जीरो भी एक परमेय संख्या आपकी कहलाएगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है, कहने का मतलब है जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हमने आपको बताया ना। आप जैसे 4 ले लो, अब 4 के बटे में कुछ नहीं है लेकिन एक तो होगा ही, इसलिए 4 एक प्राकृतिक संख्या है, इसके बटे में एक है, ये कहलाएगी परमेय संख्या। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये आपकी कहलाएंगी परमेय संख्या। अब अगला पॉइंट है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। जब प्राकृतिक संख्या होती है आपकी परमेय संख्या तो पूर्ण संख्या भी होगी। हमने बताया ना कि अगर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यदि 1 से लेके 1 2 3 4 होती है आपकी प्राकृतिक संख्या जो वस्तुओं गिनने के काम आती है, यदि उसमें जीरो को और ऐड कर दें तो आपकी कहलाती है पूर्ण संख्या। तो अब हमने कहा क्या जीरो एक परमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि जीरो के बटे में एक है। तो वही पॉइंट लगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या होती है और प्रत्येक पूर्णांक भी परमेय संख्या होता है। अगला है स्थानीय मान या आकस्मिक मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, आप उदाहरण से समझिए। स्थानीय मान होता है किसी स्थान का मान, जैसे हमने लिख लिया 812। अब 812 में इनके अंकों का स्थान क्या है? जैसे 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि उस अंक के बाद और कितने अंक हैं। एक अंक था तो हमने एक जीरो लगा दिया। अब आपसे पूछा जाएगा 8 का, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800, क्योंकि इस 8 के बाद 2 अंक है तो हमने 2 जीरो लगा देंगे, ये कहलाएगा आपका स्थानीय मान। वही लिखा हुआ है, इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई अंक, दहाई के अंक का स्थानीय मान 10 और दहाई का अंक, ठीक है। सैकड़े का अंक का स्थानीय मान 100 और सैकड़े का अंक, इसी प्रकार से 1000 का हो जाएगा 1000 और 1000 का अंक। अब जाति मान या उसी को कहें तो बोलें तो अंकित मान या उसी को बोलें वास्तविक मान। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे हमने अभी एक उदाहरण बताया था 812। तो 812 में यदि आपको जाति मान पूछे जाए तो अब 8 का जाति मान 8 ही रहेगा। जो अंक जिस जगह पे है वो अंक ही उसका जाति मान कहलाता है। लेकिन पूछा जाए इसका स्थानीय मान तो स्थानीय मान हो जाएगा इसका 800, क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। एक उदाहरण और लीजिए 1056 ले लीजिए, 1056। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 1 का स्थानीय मान बताइए, तो आप 1 का स्थानीय मान बताएंगे 1 और 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 1000। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 का जातीय मान बताइए या अंकित मान बताइए तो 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1000, लेकिन जातीय मान आपका 1 ही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए 5 का जातीय मान तो 5 रहेगा, 5 का स्थानीय मान तो 50 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि 5 के बाद आपका 1 अंक है। इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान बराबर होता है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे हमने 1056 लिया, 1056, तो 1056 में जो इकाई का अंक है वो आपका है 6। अब आप इसका चाहे स्थानीय मान निकालें और चाहे जातीय मान, दोनों ही 6 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक तो है नहीं कि हम जीरो लगा देंगे, और इसका जातीय मान वही होगा जो अंक है। तो वही कह रहा है ये पॉइंट कि किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान तथा स्थानीय मान बराबर होता है। अगला पॉइंट है, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर जीरो हो तो उसका स्थानीय मान या अंकित मान जीरो होता है। देखिए फिर से 1056 लिखा था, अब इसमें आपसे पूछा जीरो का जातीय मान क्या हुआ, तो जीरो ही होगा क्योंकि इसके स्थान पर जीरो है। अब इससे आप पूछा जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो भी जीरो ही होगा, क्योंकि अगर आप जीरो के बाद देखेंगे 2 अंक है और 2 अंक लगा देंगे तो क्या इसको क्या बोलेंगे, जीरो ही बोलेंगे। तो यही पॉइंट कह रहा है कि किसी भी अंक में अगर जीरो हो, किसी भी संख्या में जीरो हो तो उसका स्थानीय मान भी जीरो ही होगा और जो है आपका जातीय मान भी जीरो ही होगा। अगले वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, इससे जो संबंधित प्रश्न हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं MP टेट, C टेट और UP टेट में और सुपर टेट में। तो आपको इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है और इसको एक बार अच्छे से और पढ़ लेना है। और इसको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको प्रतिदिन ऐसे वीडियो मिलेंगे जिस UP टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।